नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, इनके सारे ऑप्शंस और जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, अगली 20 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल में क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन होना है, बैच 4 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा और इसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, रिवीजन भी रहेगा, ग्रामर और लिटरेचर दोनों का रिवीजन रहेगा। क्लास की पीडीएफ डेली ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और ऑडियो भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी ताकि आप रिवीजन उसका कर लो। सो जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारी बुक है ओशन ऑफ लिटरेचर, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है और डायरेक्टली प्रकाश बुक डिपो से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके शहर में भी ये अवेलेबल है, जो मेजर बुक शॉप्स हैं वहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशंस, चारों राइटर्स के बारे में एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन और जो लिटरेरी डिवाइसेस ये टर्म्स होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक आपके लिए कंप्लीट पैकेज की तरह होगी बुक, इसको आप परचेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉनसन्स ओपिनियन रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द 3 यूनिटीज इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर? डॉक्टर जॉनसन हैज सेड समथिंग important about Shakespeare in preface to Shakespeare. His preface to Shakespeare is one of the most important critical works on Shakespeare. So Dr. Johnson ने शेक्सपियर को अप्रिशिएट भी किया है और क्रिटिसाइज भी किया है। अब एज फार एज वायलेशन ऑफ 3 यूनिटीज, उसके बारे में क्या कहा है? शेक्सपियर शुड हैव फॉलोड द यूनिटीज। शेक्सपियर फॉलोड द important unities of action satisfactorily. Shakespeare's plays suffered because they did not follow the unities. Unity of time and place arise from false assumptions. अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? So Shakespeare should have followed the unities. ऐसा उन्होंने नहीं बोला। Shakespeare followed the important unity of action. अब डॉक्टर जॉनसन इज सेटिस्फाइड विद शेक्सपियर्स फॉलोइंग द इंपॉर्टेंट यूनिटी ऑफ एक्शन। अब जो भी नोटिस किया, ऑब्जर्व किया शेक्सपियर के प्लेज में कि यूनिटी ऑफ एक्शन तो है एंड दैट हैज बीन यूज्ड सैटिस्फैक्टरीली। सो एक तो बात ये हो गई, दो जहां जहां पे हैं तो वो तो अब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में चॉइस बनती है। पहला है नहीं तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर वैसे भी यहाँ से मिल जाता है। ये इस तरह से आप कोड डिफाइन कर सकते हो। जब कोड्स में आंसर्स होते हैं तो इस तरह से कर सकते हो। जो नहीं है उसको एलिमिनेट करिए। शेक्सपियर प्ले सफर्ड बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो द यूनिटीज। अब अगर ये वाली बात करते हैं तो ये नल एंड वॉइड हो जाता है। इफ डॉक्टर जॉनसन से दैट ही फॉलोड यूनिटी ऑफ एक्शन, ये ऑप्शन इसको डिफीट कर देता है। यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस अराइज फ्रॉम फॉल्स अजम्पशन, ये डॉक्टर जॉनसन का भी मानना है कि यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस ये एज्यूम कर ली जाती है। सिंस वी आर विटनेसिंग अ थिएटर, तो थिएटर ही प्लेस है और थिएटर में जो टाइम चल रहा है जो 3 घंटे का 2 घंटे का वही है। तो अगर उसमें आप टाइम और प्लेस को फिर भी, क्योंकि एज ए सेटिंग आपको प्रेजेंट करना होता है, बताना होता है, तो एज एन ऑडियंस आप उसको एज्यूम करके चलते। तो फॉल्स एजम्पशंस हैं तो उसको फॉलो किया जाए। जब एज्यूम किया जा रहा है तो 2 घंटे भी एज्यूम किया जा सकते हैं और 2 साल भी एज्यूम किए जा सकते हैं, 20 साल भी एज्यूम किया जा सकते हैं, सिंस वी आर अज्यूमिंग द थिंग्स। ऐसे ही प्लेस, अगर उस पर्टिकुलर थिएटर को ही रोम माना जा रहा है तो वो भी ठीक है, उसको ही इंग्लैंड माना जा रहा है तो वो भी ठीक है, उसको ही पेरिस माना जा रहा है तो वो भी ठीक है। सो ये फॉल्स एजम्पशंस हैं जो कि ऑडियंस उसी समय एज्यूम करके चलती है। जब फॉल्स एज्यूम करना ही है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये टाइम एंड प्लेस की यूनिटीज मैटर ज़्यादा नहीं करती। तो इंपॉर्टेंट है यूनिटी ऑफ एक्शन, वो डॉक्टर जॉनसन इज सेटिस्फाइड विद शेक्सपियर। तो आंसर कौन सा है हमारा? ये सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Since Hardy was very much influenced by William Wordsworth, और एक वर्ड्सवर्थ की पोम बहुत ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर गई, वो कौन सी थी? माइकल टेंटरनेबे, इडियट बॉय और लीच गैदरर। द आंसर इज लीच गैदरर। और हार्डी के अकॉर्डिंग इट इज द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। वन हु इज इन डेस्पेयर, डेस्पेरेशन, सो ही शुड स्टडी, ही शुड रीड लीच गैदर। लीच गैदरर का दूसरा जो टाइटल है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इस टाइटल के नाम से भी ये पोम आती है। इट वॉज रिटन इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807। ये जो 1807 का जो कलेक्शन था, फेमस कलेक्शन,
उसमें इनकी बहुत सारी पोम्स इस कलेक्शन में पब्लिश हो गई। इसका टाइटल क्या था? पोम्स इन 2 वॉल्यूम। ये बड़ा फेमस कलेक्शन था 107 का, 1807 का, तो उसमें पब्लिश हुई थी ये। इसी पोम में टॉमस चैटरटन को भी रेफर किया हुआ है। टॉमस चैटरटन को किस तरीके से रेफर किया है? वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिंस इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड मैड। ये जो लाइन थी ये इन्होंने रेफर की है टॉमस चैटरटन को। और टॉमस चैटरटन को क्या कहा है उन्होंने? मार्वलस बॉय कहा है। सो हु इज मार्वलस बॉय रेफर्ड टू इन द पोएम लीच गैदरर? तो वो कौन है? टॉमस चैटरटन। एक और भी रेफरेंस है रॉबर्ट बर्न्स का। रॉबर्ट बर्न्स को भी इन्होंने रेफर किया हुआ है। आई थॉट ऑफ हिम हु वर्कड इन ग्लोरी एंड एंजॉयड। थॉट ऑफ हिम, सो हु इज हिम हु वर्कड इन ग्लोरी एंड जॉय? इस लाइन में हु इज हिम, सो इट इज रॉबर्ट बर्न्स। ये पोम राइम रॉयल में लिखी हुई थी। राइम रॉयल 7 लाइन का स्टैंजा होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा, एपिफोरा, टोटोलॉजी, रेफ्रेन। सो इट इज एनाफोरा। व्हेन यू रिपीट द सेम वर्ड और सम फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन, सो उसको कहते हैं एनाफोरा। ये बड़ा कॉमन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जो जनरली पोएट्स यूज करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए। एपिफोरा कब होता है? व्हेन you repeat the same word or phrase at the end of the line. Anaphora Greek word है जिसका meaning होता है carrying up and back. So it's a Greek word. Meaning भी बड़ा importantly पूछा जाता है carrying up and back. इसका बड़ा famous example है I have a dream. I have a dream by Martin Luther King. So in each line I have a dream. I have a dream. So वो आप पढ़ सकते हो, उसका example मिल जाएगा आपको। उसमें एक line भी है Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. So वो go back to और I have a dream, वो common examples। Epiphora repetition at the end of the line। ये at the beginning of the line, at the end of line। टोटोलॉजी को प्लियोनेज्म भी कहते हैं। प्लियोनेज्म इसमें ये रिडंडेंस के लिए यूज किया जाता है। रिपीटिशन जो अनजस्टिफाइड रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन जैसे कि एग्जाम्पल शी इज, ये अनजस्टिफाइड होता है। अनजस्टिफाइड या रिपीटिशन फॉर इट्स ओन सेक। शी इज अलाइव एज शी इज लिविंग। अब शी इज लिविंग और शी इज अलाइव, सो अननेसेसरीली it is repeated. Refrain, repetition of the same word or same line, sometimes same phrase, sometimes at certain interval. So repetition भी है लेकिन वो certain interval की है। Repetition of a word or a line और phrase at certain interval। अब certain interval कैसे हो सकता है? वो स्टैंजा के लास्ट लाइन में भी हो सकता है, जैसे ओ हियर, ये हर स्टैंजा के लास्ट में है ओ टू द वेस्ट विंड। तो जब रेफ्रेन होता है तो वो रिपीटिशन एट द लाइन एट द एंड ऑफ या रिपीटिशन एट सर्टेन इंटरवल, वो रेफ्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजेस D.H. लॉरेंस यूजेस द एक्सप्रेशन अ ब्राइट बुक ऑफ लाइफ टू डिस्क्राइब द नॉवल, ड्रामेटिक मोनोलॉग, द बाइबल, शॉर्ट लिरिक। अब D.H. लॉरेंस हैं तो बेसिकली D.H. लॉरेंस लिव्ड एन एज वेयर नॉवल वॉज गेनिंग मोमेंटम। सो नॉवल को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है और एक्सप्लेन भी किया, उसको अप्रिशिएट किया हुआ है। इट इज अ ब्राइट बुक ऑफ लाइफ। नॉवल को पॉकेट थिएटर भी बोला है। जो मैरियन क्रॉफोर्ड, उन्होंने नॉवल को क्या बोला है? पॉकेट थिएटर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉकेट थिएटर। It is also called a bright book of life और लूज बैगी मॉन्स्टर। ये नॉवल को बोला है किसने? हेनरी जेम्स ने। ये बड़े क्रिस्पी टर्म्स हैं जो नॉवेल्स के लिए यूज किया हुआ है। तो जैसे पॉकेट थिएटर, ब्राइट बुक ऑफ लाइफ, लूजी बैगी मॉन्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड दिस वर्ड? अब ये क्या प्रोनाउंस किया जाएगा वही डिसाइड करता है इसका करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। दिस इज कॉल्ड जॉनर। सो अब ज की जो साउंड है वो तो यही से आती है, जो सिंबल है ज। एक तो ज होता है ये ज के लिए स्ट्रॉन्ग, और एक ये ज होता है ज, और ये ज, और इनके बीच में, इन दोनों के साउंड के बीच में एक ही होता है
जो एस की साउंड जहां जहां पे इज, एस की साउंड जहां जहां पे ज बोली जाती है उसका सिंबल है ये स्मॉल जी। जा भी नहीं है, जा भी नहीं है, जॉनरो भी नहीं है और जॉनरो भी नहीं, इट इज सॉनरो। दिस इज द सिंबल ऑफ ए। तो ये जैन रे हो गया, जैन रो, ये हो गया जैन रो। तो जैन रो तो है नहीं, जॉन रो। दिस इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। एक आपको जॉनर भी मिल जाएगा, तो जॉनर वॉनर कुछ नहीं होता, तो जॉनर, जॉनर भी गलत है। और ये जॉनरो, जॉनरो, ये जॉनरो, तो ये भी गलत है। द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज जॉनरो। दिस इज द सिंबल ऑफ ओ, तो ज ओ न रो, जॉनरो। दिस इज हाउ द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, genre, not genre or genre or something like this. Next question, how many soliloquies are spoken by Hamlet in the play Hamlet? There are two different questions. Soliloquies is spoken in Hamlet by all the characters. Soliloquies is spoken by Hamlet in Hamlet. So the question is by Hamlet in Hamlet. So he spoke 7 soliloquies. And if we talk about all the soliloquies spoken, uttered in the play, so there are 9. 1 Claudius, 1 Ophelia, and 7 Hamlet. These are 9 soliloquies. Next question. Someone saw him pick up the gun. अब इसका क्या बनाना है? Passive. Which of the following is the correct passive version of this sentence? He was seen to pick up the gun. He was seen picking the gun. He was seen to be picked up the gun. He was seen to have been picked up the gun. अब main verb जो finite verb है प्लस infinitive. Infinitive भी कैसा? बेयर इन्फिनेटिव। जब उसको पैसिव बनाते हो तो बेयर इन्फिनेटिव बिकम्स फुल इन्फिनेटिव, बाकी एज इट इज रहता है। तो समवन सॉ हिम, इसका आप बनाओगे तो समवन सॉ हिम, सो सिंपली क्या हो जाएगा, ही वाज सीन। ये तो इतने रहेगा। अब जो इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव था वो फुल इन्फिनेटिव में लग जाएगा। तो फुल इन्फिनेटिव कौन सा हुआ इनमें से, वही आंसर हो जाएगा। टू पिक अप द गन, पिकिंग अप द गन, ये नहीं हुआ। टू बी पिक्ड, ये भी नहीं हुआ। टू हैव बीन पिक्ड, ये भी नहीं हुआ। आंसर क्या हुआ, He was seen to pick up the gun. आप मेथड के अकॉर्डिंग चलिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, $850 what it would cost to buy the next Pixel phone. So which primary auxiliary, कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी आएगी? प्राइमरी ऑक्सिलरी या फिर जो वर्ब है वो डिटरमिन होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नंबर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप पास्ट और प्रेजेंट कर सकते हो टाइम को देख करके। प्राइमरी जो कंसर्न है वो क्या है, नंबर। सो $850 व्हाट इट वुड टेक, ये कौन सी क्लॉज हुई, ये दिस इज कॉल्ड क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस किसको फॉलो करेगा, सिंगुलर और प्लूरल, वो अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब्जेक्ट का नंबर आप डिसाइड करना है। जैसे कि दिस इज व्हाट आई मेंट, सो व्हाट आई मेंट इज ए क्लेफ्ट सेंटेंस इज, सो दिस सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर होगा। दीज आर व्हाट आई वांटेड, अब दीज आर, दीज बेसिकली किसको रिफर कर रहा है, कोई भी प्लूरल चीज है, तो यहाँ पे आर ठीक है। अब यहाँ पे $850, अब $850 अगर आप इंडिविजुअल डॉलर्स की बात करोगे तो प्लूरल माने जाएंगे वो। और इट वुड कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका प्राइस। $850 किसको रिफर कर रहा है, प्राइस। प्राइस क्या हुआ, सिंगुलर, बस यहाँ से आपको डिसाइड करना है। सो $850 इज व्हाट इट वुड कॉस्ट। अब व्हाई इट इज नॉट आर, आर तो वैसे ही खत्म हो गया, वर्ब भी खत्म हो गया, यानी प्लूरल तो आना नहीं है। बात रही इज और वॉज की, वॉज आ सकता था। अब कॉन्सेप्चुअल देखना है, व्हाट इट वुड कॉस्ट यानी फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप प्रेजेंट में ही चलोगे, पास्ट में तो जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे इज द आंसर। बस क्लेफ्ट सेंटेंस आपको नया समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। शी इज बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर लास्ट वीक। अब लास्ट वीक और द लास्ट वीक में आता है, आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, द लास्ट वीक ये है ड्यूरेशन, यानी कि 7 डेज, इसमें आ जाएगा 4। और सिर्फ लास्ट वीक है, ये है पॉइंट, इसमें आ जाएगा सिंस। तो 4 लास्ट वीक वैसे गलत हो गया। शी इज बीन रीडिंग द नॉवल सिंस द लास्ट वीक, अब सिंस द लास्ट वीक उल्टा हो गया, सिंस लास्ट वीक फॉर द लास्ट वीक, ऐसा होना चाहिए था। इफ द पुलिस, दोनों खराब हो गई है। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे। तो हैड कम ये है
पास्ट कंडीशनल में आपका क्या रहता है, जो कंडीशनल क्लॉज है वो किस में रहती है, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। और जो मेन क्लॉज है वो किस में रहती है, वुड, माइट, कुड प्लस हैव, इसमें। तो ये भी गलत हो गया। व्हाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब व्हाइल से किसका सेंस होता है कि जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी का, और साइमल्टेनिटी, यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्शन है दोनों का, दे वर डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, so this sentence is correct. Rest of them have minor error. Next question, which one is the shortest anti-prelatical tract? जॉन मिल्टन के एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स बड़े फेमस थे। ये ट्रैक्ट्स क्या थे, ये पैम्फलेट्स थे। एक्चुअली दीज वर 5 पैम्फलेट्स अगेंस्ट एपिस्कोपेसी। जो एपिस्कोपल सिस्टम था, जो हायरार्किकल सिस्टम था चर्च के अंदर, उसके अगेंस्ट ये ट्रैक्ट्स थे। यानी कि एक तरीके से जो डेमोक्रेसी जो चर्च में होनी चाहिए थी, वो उसकी एडवोकेसी इन ट्रैक्ट्स में इन्होंने की। अब तक क्या था, एक जैसा फ्यूडल सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम है, वो चर्च में प्रिवेल कर रहा था, जो चर्च की रूलिंग थी। अब इन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेटिक आइडल सेट होने चाहिए चर्च में भी। डायरेक्टली ही केम इन द कंट्रोवर्सी। जो बिशप जोसेफ हॉल जो थे, वो चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारे एपिस्कोपल सिस्टम को फेवर करते हुए लिखे थे। उसके अगेंस्ट में फिर इन्होंने ये एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स लिखे। तो इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, सेकंड ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी, ये है शॉर्टेस्ट। ये सेकंड भी है, शॉर्टेस्ट है। फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है ऑफ रिफॉर्मेशन, सेकंड ऑफ प्रीलैटिकल एपिस्कोपेसी है, थर्ड एनिमेट वर्जन्स है, फोर्थ है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अंडर प्रीलेटी, और फिफ्थ है एन अपॉलजी फॉर सेमेक्टिमनोस। अब इनकी पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल इंफॉर्मेशन एक एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स का वीडियो भी है हमारे चैनल पे, और जो बुक है ओशन ऑफ लिटरेचर, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली दिस सेंटेंसेस एंड देयर एक्सप्लेनेशन एडेड समथिंग टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स आप पूछ सकते हो, और ये डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक जाए। और अगर आपको रेगुलर क्लास लेनी है तो फिर 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बुक परचेज करिए ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हो जाए टीजीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।